अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, इससे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वजूद बड़ा नहीं हुआ है, उल्टा उत्तर प्रदेश पुलिस कमजोर साबित हुई है। यह सवाल पूछना चाहिए कि वो दिन जब पूर्व राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सनसनीखेज दावे किए थे, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज मुहैया नहीं कराए गए थे, गृह मंत्रालय ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था और उसके बाद पुलवामा का हमला होता है और उन्हें चुप रहने की सलाह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल देते हैं। जब वो इंटरव्यू वायरल हो रहा होता है, जब कोई भी न्यूज चैनल उस खबर को नहीं छू रहा होता है, उसी शाम अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस मुद्दे पर जश्न मना रहे हैं, इसे प्रकृति का इंसाफ बता रहे हैं और यकीनन इससे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को जनता में लोकप्रियता भी मिलेगी। मगर मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी बतौर प्रशासक, बतौर सरकार कमजोर दिखाई दी है और मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि अतीक अहमद और उसका भाई किस तरह से बीच सड़क में लाया जाता है, एक जीप के अंदर। कोई सुरक्षा नहीं उसको दोस्तों, कोई सुरक्षा नहीं। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम करती है। एक दुर्दांत आरोपी जो उनके कब्जे में था, उसे न्यायिक हिरासत मिली है, उसे पुलिस की हिरासत मिली है और वो भी अदालत के आदेश के बाद, लिहाजा उसे भी सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। मगर बात यहां नहीं रुकी। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे ही पहली गोली चलती है अतीक के सिर पे, आपको याद होगा पुलिस किस तरह से भागती है, किस तरह से भागती है। वो पुलिस जिसके पास हथियार थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। क्या इससे उत्तर प्रदेश पुलिस का निजाम जो है वो बहुत महान होता दिखाई दे रहा है? क्या इससे यूपी पुलिस कमजोर नहीं दिखाई दे रही है कि इस कदर वो भाग रही है? और ये ना भूलें, वहां सिर्फ अतीक अहमद और उनका भाई नहीं था, वहां पर कई पत्रकार भी थे, कई आम लोग भी थे। उन्हें सुरक्षा देना यूपी पुलिस की जिम्मेदारी थी, मगर यूपी पुलिस किसी तरह से भाग रही थी। और उसके बाद जब उन 3 युवाओं ने उसे अंजाम दे दिया और जब वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तब वो तस्वीर आपने देखी होगी किस तरह से पुलिस उन्हें ऐसे प्यार से सहेजती है और पकड़ती है। यानी कि पुलिस की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिखाई देती है। इससे यूपी पुलिस एक कमजोर फोर्स के तौर पर सामने दिखाई दे रही है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। G20 को लेकर बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं, भारत उसकी मेजबानी करने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस तरह की तस्वीरें आएंगी जिसमें पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की हिरासत में खुलेआम गोलीबारी की जाएगी, जब हत्यारे पत्रकार का भेष डाल के आएंगे और गोलीबारी करेंगे, तो इससे क्या भारत की जो छवि है या छवि जतलाने की कोशिश की जा रही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या वो मजबूत होगी? बताइए। और सबसे बड़ा सवाल, और ये खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आप अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि बाहर के जो बिजनेसेस हैं वो यूपी में आकर निवेश करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यूपी पुलिस इस तरह से कमजोर दिखाई देगी, भागती फिरती दिखाई देगी, जब इस तरह का लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल दिखाई देगा, तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा? आप अपने इमेज मेकओवर की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि इन तमाम घटनाओं से आपका इमेज जो है या आपकी छवि दुरुस्त होगी, बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दुनिया और यह देश 2 और घटनाएं देख चुका था। लखीमपुर खीरी में मोनू मिश्रा, जिस पर आरोप था हमारे किसानों को रौंद कर मार देने का, वो उस कुकृत्य को अंजाम देने के बाद किस तरह से पुलिस की हिरासत में इस तरह से अपनी मूंछों पर ताव लगाकर चलता है, ताव देकर चलता है। यह है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत, कि आरोपियों और अपराधियों में थोड़ा सा भी डर नहीं है।
याद कीजिए, हाथरस की गुड़िया जिसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी, रातों रात उसके शव को जला दिया गया था पेट्रोल छिड़क कर। यह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर एक गंभीर सवाल है। कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का विधायक, जिस तरह से एक परिवार को बर्बाद कर देता है, एक मासूम के साथ दुष्कर्म करता है, उसे यातना देता है, और भारतीय जनता पार्टी जब तक माहौल बहुत उग्र नहीं हो जाता उसके बाद जाके कार्रवाई करती है। यह है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। मगर जाहिर सी बात है, कोई सवाल नहीं उठाएगा। मगर आज आपको फिर पूछना पड़ेगा कि जब सत्यपाल मलिक का वीडियो, उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसमें वो पुलवामा के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर प्रश्न उठा रहे थे, उसी शाम को इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है, तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या यह महज इत्तेफाक है या क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। क्योंकि देखिए, कोई भी मुख्य धारा का न्यूज चैनल जो है वो सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को नहीं छू रहा था। याद कीजिए, गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी के बारे में कुछ अनर्गल बयान देते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स लाइन से लग जाते हैं उनका इंटरव्यू करने। मगर सत्यपाल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अब भी हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, वो जब इतना गंभीर दावा करते हैं तो उसकी परख भी नहीं होती, उस पर डिबेट भी नहीं होता है। अरे चलिए, आलोचना ही कीजिए उसकी, वो तक करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फरमान आ चुका था कि सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को नहीं छूना है। अगर आप उसकी आलोचना भी करेंगे तो वो खबर भी जनता के बीच जाएगी, और जनता को उस खबर से महरूम रखा जा रहा है। हकीकत यह है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह की प्रतिक्रिया आई है अतीक अहमद की हत्या पर, आपके सामने एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रकृति का न्याय बताया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं सुरेश खन्ना जी, ये प्रकृति का न्याय बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सरकार की कमजोरी, नाकामी पर सवाल खड़े कर रही है। ये बतला रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। ये बतला रही है कि मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज से कहीं ज्यादा गंभीर, कहीं ज्यादा भीषण, कहीं ज्यादा खतरनाक उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं। इसे प्रकृति के न्याय के तौर पर मत बताइए। और सुरेश खन्ना एकमात्र व्यक्ति नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने क्या कहा है। पार्टी के एक अन्य नेता कह रहे हैं, पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं स्वतंत्र देव सिंह जी, कई और माफिया हैं, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, और खासकर वो माफिया जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जाति से आते हैं, क्या उन पर कभी एक्शन होता है? मोनू मिश्रा, जिसने हमारे किसानों को रौंद दिया था, आखिर वो इस तरह की तड़ी में क्यों घूमता है? अपनी मूंछों पर ताव लगाकर क्यों घूमता है? उसके जहन में क्यों नहीं डर है? उसके जहन में गाड़ी पलटने को लेकर डर क्यों नहीं है? गाड़ी उनकी पलटी जाती है जिनके बयान से कई सफेद पोश एक्सपोज हो सकते थे, मसलन गैंगस्टर विकास दुबे। उसकी गाड़ी पलटा दी गई। कौन विकास दुबे? वो विकास दुबे जिसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ज्यादा पैठ थी। वो गैंगस्टर विकास दुबे जिसके रिश्तेदारों की शादी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी नौकरशाह जाया करते थे। याद कीजिए दोस्तों, विकास दुबे क्यों भगौड़ा हुआ था? क्योंकि उसने हमारे यूपी पुलिस के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। मगर उससे पहले एक डीएसपी यूपी पुलिस के आला कमान को लगातार खत लिख रहा था कि विकास दुबे और वहां का थाना इंचार्ज मिले हुए हैं और वो ज्यादती कर रहे हैं। और फिर विकास दुबे कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार के भाग गया। अगर वो जिंदा रहता तो उसके बयान से कई सफेद पोशों की राज खुलते, मगर उसे मौत के घाट उतार दिया गया।
और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ की जा रही थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर का परिणाम है? नहीं, आप हकीकतों को दफन करना चाहते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, दुर्दांत अतीक अहमद को अगर कानून के अंतर्गत अगर उस पर कार्रवाई होती, क्योंकि उसका लिंक तो समाजवादी पार्टी के साथ था ना, 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद बना। वैसे मैं अतीक अहमद की बात करूंगा आगे जाकर। और भाजपा ये लगातार बात कह रहा था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है उसे साथ दे रही है। तो बड़ा प्रश्न ये कि अतीक अहमद अगर जिंदा रहता तो वो कई और राज खोल सकता था ना, उसके मुंह को बंद क्यों कर दिया गया? जिस तरह से विकास दुबे का मुंह बंद कर दिया गया, उससे पूछताछ में ऐसी क्या बातें आ सकती थीं जिससे कई ताकतवर लोग हिल सकते थे? ये तमाम प्रश्न किए जाने चाहिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया में क्या मजाक किया जा रहा था कि वो जो 3 शूटर्स थे वो पत्रकार बनकर आए थे। सोशल मीडिया में यह मजाक किया जा रहा है कि गोदी मीडिया को उनके 3 एंकर्स मिल गए हैं, क्योंकि इन तीनों ने तो महज गोलियां चलाई हैं। गोदी मीडिया के एंकर्स तो रोज देश की नसों में जहर भरने का काम करते हैं। ये लोग तो इन 3 अपराधियों से कहीं ज्यादा दुर्दांत हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स। लिहाजा इन 3 लोगों ने जिन्होंने शूट किया वो बाद में जाके एंकर्स बन सकते हैं। इस बात को लेकर तंज कसा जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। दोस्तों, लगातार ये खबरें आ रही थी और खुद मीडिया कह रहा था अतीक अहमद का एनकाउंटर कब, इस तरह के बाकायदा कार्यक्रम किए गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह वो देश है जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है कि चाहे अफजल गुरु हो, चाहे अजमल आमिर कसाब हो, हर व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता है और फिर उसे फांसी दी जाती है ताकि कोई शिकायत ना करे। मगर अगर इस तरह से जंगल राज होगा जहां न्यायालयों की औचित्य खत्म हो जाएगा, कोर्ट्स के मायने खत्म कर दिए जाएंगे, तो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे बनेंगे भाई? इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या अब न्यायालयों के कोई मायने नहीं हैं? दोस्तों, एएनआई के इस इंटरव्यू के मुताबिक एक शूटर का नाम है लवलेश तिवारी और उनके पिता का नाम है यज्ञ तिवारी। यज्ञ तिवारी यहां पर 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट था, नशा करता था। और दूसरी बात, कुछ दिनों पहले एक औरत को मारने पीटने को लेकर, सड़क पर एक औरत को मारना पीटने को लेकर इस पर आरोप था, जिसके चलते वो जेल गया था। ड्रग एडिक्ट और महिलाओं को मारने वाला। और अभी से जिन 3 लोगों ने मौत के घाट उतारा है, कई अंधभक्त उन्हें अपना हीरो मानने लगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए लवलेश तिवारी तो जुर्म की दुनिया में बहुत नीचा है और उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती अतीक अहमद जैसे दुर्दांत व्यक्ति से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर यह व्यक्ति हीरो है तुम्हारा, जो एक ड्रग एडिक्ट है, जिस पर यह आरोप, उसके अपने पिता के मुताबिक यह आरोप है कि उसने एक महिला को मारा था, जिसके चलते वो जेल गया था। ये अब हीरोज हैं हमारे। अब हम इन चीजों की तारीफ करेंगे जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि भाई अतीक अहमद के लिए तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? बिल्कुल नहीं बहा रहा हूं। मेरे पिछले कार्यक्रम खगालिए कि मैंने अतीक अहमद के बारे में क्या कहा है, मैंने उनके बेटे के बारे में क्या कहा था। क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या की गई थी तब अतीक अहमद का बेटा वहां दिखाई दिया था और मैंने कहा था कि जुर्म की ये दुनिया, जुर्म का ये रास्ता तुमने चुना था, तुम्हारा ये हश्र हुआ, इसमें मुझे हैरत नहीं है। इसी तरह से अतीक अहमद पर जो आरोप था, जिस तरह से राजू पाल विधायक को मौत के घाट इसने उतारा था, जिस तरह से तमाम जो जुर्म, तमाम जो अपराध इसके साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह से इसने अपने रसूख, अपने ताकत का इस्तेमाल करके कमजोरों पर अत्याचार किया, जाहिर सी बात है यही इनका हश्र होना था। अतीक अहमद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके 5 बार विधायक बना और 1 बार सांसद बना, तो यह इस देश के लोकतंत्र पर सवाल है कि आखिर ऐसा दुर्दांत व्यक्ति कैसे एक विधायक और एक सांसद बना? आखिर कैसे शहाबुद्दीन एक सांसद बन जाता है?
मगर फिर सवाल यह भी किया जाना चाहिए कि बृजेश सिंह और धनंजय सिंह जैसे माफियाओं को आखिर क्यों सत्ताधारी बीजेपी का संरक्षण मिलता है, अगर समाजवादी पार्टी या आरजेडी शहाबुद्दीन, अतीक अहमद या अंसारी को संरक्षण दे रहे होते हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं। जिसका जिससे फायदा निकल रहा है वो फायदा निकाल रहा है, हकीकत यह है। मगर नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है भारत की छवि को। हम जो ये दावा करते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, माफ कीजिए दोस्तों, जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं उससे पुलिस पर सवाल है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से उसे जायज ठहरा रहे हैं उन पर सवाल है। दुनिया में चर्चा की जा रही है कि सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, मसलन टी राजा सिंह या सांसद प्रज्ञा, वो दंगे भड़काने वाली बातें तो करते ही हैं। अब जब इस तरह से एनकाउंटर किया जाता है पुलिस की मौजूदगी में, तो उसे जायज ठहराने के लिए प्रकृति के कानून पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का अपमान है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, अफसोस की बात यह है क्योंकि जनता ऐसी घटनाओं पर तालियां बजाती है तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते उसे इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और अदालतों के बड़े बड़े जजेस सिर्फ समारोह में जाके लोकतंत्र की इज्जत बचाने की बात करेंगे, सत्ता से सवाल करने की बात करेंगे, मगर ऐसे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर हमारा दावा एक मजाक बनकर रह गया है और आने वाले दिनों में और गंभीर होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आने वाले दिनों में मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे कटघरे में होगी। सत्यपाल मलिक ने जो दावे किए हैं पुलवामा के मुद्दे पर, जिसमें शहादत के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती दिखाई देती है और उससे भटकाने के लिए कई चीजें की जा रही हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की नींव तैयार की जा रही है, स्वाभाविक सी बात है कि अगले 1 साल में इसी तरह की हरकतें होंगी। अगले 1 साल में लोकतंत्र बार बार शर्मसार होगा और हम उसे रामराज्य का नाम देंगे। यह लोकतंत्र नहीं है दोस्तों। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अराजकता के इस माहौल में रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, बाहर के देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देशों में आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले खाने को लेकर वैसे ही लोगों को लिंच कर दिया जाता है, दूसरे धर्म होने को लेकर वैसे ही लोगों को बॉयकॉट किया जाता है। जब पहले से ही इस तरह की तस्वीरें जा रही हैं और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस तरह से कमजोर तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भारत में विश्वास पैदा नहीं होगा। और यह ना भूलें, चाहे बिहार में दंगे हों, चाहे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को लेकर अफवाह फैलाने की बात हो, जिस तरह से टी राजा सिंह दंगा भड़काऊ बातें करते हैं, इससे कहीं ना कहीं यह संदेश जा रहा है कि अराजकता में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। कायदे से अतीक अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लंबी चलनी चाहिए थी, उसे बेइज्जत किया जाना चाहिए था। उस कानूनी कार्रवाई के तहत उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए थी, उसने जिस तरह के दुर्दांत अपराध किए थे। मगर यह जो हुआ यह तो बहुत शॉर्टकट था, इससे उसे अपराधों की सजा नहीं मिली है। बहरहाल वो 3 लोग जिन्हें पकड़ा गया है, उन्होंने ये काम किसके कहने पर किया है, इस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए दोस्तों। कौन है इसके पीछे? मैं उम्मीद करता हूं ये राज सामने आएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।